गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 5 हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से आदिमानव ने अपना जीवन शुरू किया। पाषाण काल से होते हुए नवपाषाण काल में उसने जहाँ कृषि व पशुपालन का कार्य शुरू किया, उसने अपना जीवन स्थायी रूप से बनाया। अपने घर उसने झोपड़ों से उसने अपने निवास बनाया और आगे चल कर के उसने कृषि प्रणाली के विकास ने स्थिर जीवन का आरंभ किया। बाद में उसने अनेक खोजें की और 4000 ईसा पूर्व के आसपास मानव को विकास के नए चरण में प्रवेश करने के योग्य बना दिया। ये नया चरण था सभ्यता का चरण कहलाते, जिसे हम कहते हैं। अब इसकी विशेषता ये थी कि विश्व के कुछ समाजों में नगरों का उत्कर्ष हुआ। इसी चरण में भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय और विकास हुआ। आज तक इस सभ्यता से संबंधित अनेक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। ये स्थल सिंधु नदी की घाटी से बाहर भी फैले हुए हैं तथा सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल 1921 ईस्वी में प्रकाश में आया। इसलिए इसे वर्तमान में से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। इस सभ्यता को खोज निकालने में अनेक व्यक्तियों का योगदान है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन हड़प्पा के गांव में आया और उसने किसी सभ्यता के यहाँ विद्यमान होने का उल्लेख किया। बाद में 1856 में कनिंगम ने हड़प्पा की यात्रा की तो वहाँ टीले के नीचे से किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की संभावना बताई। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में कुछ खुदाई के कार्य किए और इससे ये सिद्ध हुआ कि इस सभ्यता का अस्तित्व ये निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया। इसके बाद 1921-22 में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद पिछले 8 दशकों में खुदाई से अनेक स्थल प्रकाश में आए और ये इन उत्खननों से ये बात सामने आई कि यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। 1947 में विभाजन से ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल पंजाब में रोपड़ के समीप कोटला निहंग खां तथा गुजरात में रंगपुर ही भारतीय क्षेत्र में रहे। इस प्रकार बाद में 1947 के बाद उत्तरी राजस्थान में अजय घोष ने कालीबंगन तथा अन्य स्थल ढूंढ निकाले। इसी प्रकार हरियाणा में सूरजभान ने बनावाली, राखीगढ़ी, मीताथल का पता लगाया और इसी प्रकार कच्छ, काठियावाड़ में भी अनेक स्थान पाए। आज वर्तमान में लगभग 100 स्थलों का पता चल चुका है। हड़प्पा संस्कृति का काल अनुक्रम था या उसका पीरियड ऑफ हड़प्पा। यदि मार्शल हड़प्पा की बस्तियों को 5000 वर्ष पुरानी मानते हैं तभी विद्वान इसके बारे में एकमत नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कांस्य युग की ही सभ्यता रही है और कुछ विद्वान इसे मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानते थे। फिर भी रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा संस्कृति के जो काल का निर्धारण हुआ वो इस प्रकार से है। आरंभिक हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में बहुत बड़ी बड़ी बस्तियों की स्थापना, गांव की संख्या में बढ़ोतरी, एक अद्भुत बर्तन, अन्नागार, ऊंची ऊंची दीवारें, सुदूर व्यापार, पीपल, कुबड़े बैलों, शेषनागों, सींगदार देवता आदि के प्रमाण मिलते हैं। पूर्ण विकसित हड़प्पा काल 2600 से 1800 ईसा पूर्व तक, जहाँ बड़े बड़े शहरों का अभ्युदय, समान आकार की ईंटों का प्रयोग, तोलने के बाट, मोहरें, नियोजित नगर, दूरस्थ व्यापार, मिट्टी के बर्तन आदि पाए गए। उत्तर हड़प्पा काल 1800 ईसा पूर्व से आगे, इस काल में शहर खाली होने लगे और अंतर क्षेत्रीय लेन देन में कमी आई। लेखन कार्य तथा शहरी जीवन को त्यागा जाने लगा। मिट्टी के बर्तनों की परंपरा जारी रही।
गुजरात में हड़प्पा शिल्प बर्तनों की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इनकी फिर भी दो व्याख्याएं हैं। पहली, विदेशियों द्वारा सभ्यता का निर्माण। यूरोप के विद्वानों, खासतौर पर मोर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की संस्कृति के बारे में ये उल्लेख किया कि भारत में नगरीय संस्कृति प्राचीन विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में देर से आई। भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 ईसा पूर्व के मध्य में सिंधु क्षेत्र में यह अचानक प्रकट हुई और उसका मानना था कि हड़प्पा संस्कृति, नगरीय संस्कृति ने अपने आरंभिक काल में पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त कर लिया था। लेकिन इस संस्कृति से पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से इसका कोई वास्ता नहीं था। तो निष्कर्ष ये निकलता कि कुछ जातियां बाहर से आई और इस क्षेत्रों को जीत करके और यहाँ पर सभ्यता स्थापित कर ली। इसके बाद जो दूसरी इसकी थ्योरी है वो है स्थानीय संसाधनों से इसकी उत्पत्ति हुई। तो पिछले 4-5 दशक की पुरातात्विक खोजों से इस बात सभ्यता की उत्पत्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में भी भिन्न मत सामने आए हैं। अब ये भी स्वीकार किया जाने लगा कि हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे स्थानीय संसाधनों से ही विकास हुआ। इस क्षेत्र में मानव शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि समाज की ओर बढ़ा और कृषि से गांव स्थायी निवास के रूप में उभर कर आए और साथ साथ में छोटे बड़े गांव होते गए और उनमें रहने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। कृषि क्षेत्रों में सुधार होने लगा, खेती में हल का प्रयोग हुआ, सिंचाई के साधन जुटाए गए और लोगों की ज़रूरत के अनुसार नए धंधे भी शुरू हुए और किसान आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगा। बचे हुए अनाज से कपड़ा, बर्तन, आभूषण आदि का व्यापार करने लगा। जुलाहे, कुम्हार, बढ़ई भी उभरे और धीरे धीरे व्यापार का शुरू हुआ। कारीगर साथ साथ रहने लगे तो गांव नगरों में बदलने लगे और धीरे धीरे नगरों की जटिल अर्थव्यवस्था व प्रशासन का भी उदय हुआ। इसके भौगोलिक विस्तार और स्थल की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति सिंध तथा बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यह क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी बड़ा था और यहाँ ये बस्तियां नदियों, मैदानों के पार घने समूहों में फैली हुई थी। तो इनके भौगोलिक स्थलों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला बलूचिस्तान है, जहाँ यहाँ स्थल साधारणतः व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। दोनों स्थल अपेक्षाकृत छोटे हैं, तथापि यह अनगढ़ चतुर्भुजाकार पत्थरों की किलेबंदी तथा सुरक्षित प्रवेश द्वार यहाँ पर पाए गए। दूसरा, यहाँ सिंध के आसपास भी कई स्थल मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि इस नदी के मार्ग बदलते रहने के कारण अनेक स्थल नष्ट हो गए। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, अमरी आदि ये स्थान यहाँ पर पाए जाते हैं। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मानी गई है। 1922 में प्रकाश में आने के बाद यहाँ सन जॉर्ज, जॉन मार्शल, व्हीलर, जॉर्ज डेल्स आदि ने भाग लिया। यह नगर 120 से 150 हेक्टेयर में फैला। यहाँ 300 घर, 70 कुओं के अलावा नगर योजना, बड़ी बड़ी इमारतें, स्नानागार, अन्नागार, मोहरें तथा दैनिक प्रयोग का सामान यहाँ से प्रकाश में आया। इसके बाद पश्चिम पंजाब। यह ज़्यादा स्थल नहीं है, इस कारण समझ में नहीं आता। हो सकता है कि पंजाब की नदियों ने अपने मार्ग बार बार बदले हैं, तो यहाँ से उन्होंने अपनी बस्तियाँ कम बसाई हों, ये भी हो सकता है। यहाँ आसपास बस्तियों में कम है। हड़प्पा में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ था। शायद ये कार्य प्रशासन, व्यापारी आदि या कारीगर या धर्म से संबंधित अपना कार्य कर रहे होंगे। इसके बाद बहावलपुर भी सरस्वती नदी के मार्ग पर है। इस मार्ग का स्थानीय नाम हकरा है और यहाँ भी बहावलपुर के पास इसके काफ़ी स्थल हैं। राजस्थान में बहावलपुर स्थलों के क्रम में सरस्वती नदी के सूखे मार्ग पर फैले कई स्थल हैं। इस इलाके में इस नदी को घग्गर कहते थे। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगन है। ऊंचे स्थल पर बसे कालीबंगन में किलाबंदी मिली है। इसके बाद के स्थान आए हरियाणा। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थलों का पता चला है। हाल ही खुदाई में राखीगढ़ी, जो जिला हिसार का क्षेत्र है, जो काफ़ी बड़ा है, से बड़े पैमाने पर हड़प्पा संस्कृति से पशुओं के टेराकोटा आकृतियाँ मिली है। बनावाड़ी
फतेहाबाद में ये भी एक अद्भुत चबूतरे पर बसा हुआ है, जहाँ चारों तरफ से दीवार से परकोटा बना हुआ है, यानी घिरा हुआ है दीवार से। बनावली से मोरे, बाट, पत्थर के गहने तथा मिट्टी के हल यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हरियाणा में मिताथल, भगवानपुर, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों पर भी खुदाई हुई है। पूर्वी पंजाब की बात करें तो यहाँ भी अनेक स्थल मिलते हैं जो नदी घाटियों के साथ फैले हैं। रोपड़ जिले में कोटला निहंग खास तुलुज नदी के बाएं पर है। यहाँ इस नगर का 6 बार निर्माण हुआ। यहाँ कब्रिस्तान भी मिले हैं। आभूषण, बर्तन, तांबे, कुल्हाड़ी, मोहरें हड़प्पा के अनुरूप ही मिली हैं। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब के मेरठ जिले में आलमगीरपुर स्थल से भी हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। ये आलमगीरपुर 4 बार बसा व उजड़ा। यहाँ मकान पक्की ईंटों से बने हैं। गुजरात में भी कच्छ, काठियावाड़, गुजरात की मुख्य भूमि पर कई स्थल मिले हैं। यहाँ भी खुदाई से कई तथ्य सामने आए हैं और निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा नगर नियोजक एक ही प्रकार के नगरों को नहीं बनाते थे। यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर के द्वार, प्रवेश द्वार हैं तथा पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े टैंक भी यहाँ पर पाए गए हैं। काठियावाड़ में लोथल भी प्रसिद्ध स्थल है। ये भी एक ऊंचे चबूतरे पर बसाया गया है। जम्मू क्षेत्र में भी एक स्थल का नाम मांदा है जो अखनूर के पास है। वो भी इसी संस्कृति का हिस्सा मिला है। इसके बाद अफगानिस्तान में भी हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र का कोई विशेष क्षेत्र नहीं आता, परंतु शोरतगही नामक स्थान पर ठेठ एक हड़प्पा सभ्यता के मृतभांड मिले हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, जैसा कि मार्शल की धारणा थी। ये 1550 किलोमीटर दूर पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक, उत्तर में रोपड़ से 1100 किलोमीटर दूर भागत राव तक फैला हुआ था। यह क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,29,966 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। नगर योजना की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी और जो नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सक्षम थी। यहाँ पर हड़प्पा के नगरों की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उनकी स्थापना नदियों, घाटियों, समुद्रों तथा नदी मुहानों तथा व्यापार मार्गों पर हुई है। इसके जो मुख्य स्थल थे जैसे हड़प्पा रावी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, रोपड़ सतलुज नदी पर, कालीबंगन, बनावाली घग्गर पर, सुतका, गेंडोर, बालाकोट, लोथल आदि समुद्र तट पर बसे थे। इनमें समरूपता के साथ साथ भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो नियोजित नगर की बात करें तो नगर योजना, नगरों की सफाई काफ़ी अच्छी थी। नगरों में सड़कें और गलियां एक योजना के अनुसार बनाई जाती थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे और उन्हें गलियां समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन जैसे नगर 2 भागों में बटे थे। एक भाग तो ईंटों से बनाए चबूतरे पर स्थित बस्ती के चारों ओर किला होता था, जिसे नगर दुर्ग भी कहते थे, और एक निचला नगर होता था। नगर दुर्ग का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में पकाई ईंटों से अनेक बड़े बड़े भवन पाए जाते हैं, जैसे विशाल स्नानागार, प्रार्थना भवन, सभा भवन, अन्नागार आदि। जैसे गुजरात में स्थित लोथल का नक्शा भी भिन्न था। नगर आयताकार था और चारों तरफ परकोटा था। इसके बाद अगर बात करें तो नगरों में, नगर दुर्ग में पुरोहित शासक रहते थे तथा निचले नगर में व्यापारी, दस्तकार, शिल्पकार व अन्य लोग रहते थे। जो नगर दुर्ग था उसमें पुरोहित व शासक रहते थे, यानी अमीर वर्ग जिसे हम आज का कह सकते हैं। आम आदमी निचले नगर में रहते थे। इसके बाद नगर द्वार की अगर हम बताएं तो अधिकांश में विशेषकर नगर दुर्ग के चारों ओर मोटी दीवार थी और इनके परकोटे में स्थान स्थान पर द्वार बने हुए थे जो काफ़ी विशाल और सुंदर भी थे। ये नगरों में प्रवेश द्वार साधारण थे और इनकी जैसे हड़प्पा के नगरों के चारों ओर दीवारों तथा नगर द्वारों के निर्माण का उद्देश्य शत्रुओं से आक्रमण से रक्षा, लुटेरे एवं पशु चोरों से सुरक्षा करना तथा बाढ़ों से सुरक्षा करना भी रहा होगा। सड़कें और गलियां हैं तो सड़कें और गलियां भी योजना के अनुसार बनाए जाते थे। सड़कें और गलियां सीधी होती थी और एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बिछी हुई थी। इसे नगर कई भागों में बंट जाते थे। मुख्य सड़कें 10.5 मीटर चौड़ी थी और प्रथम सड़क कहा गया है इसे
प्रथम सड़क पर एक साथ पहिए वाले 7 वाहन गुजर सकते थे, यानी चौड़ी गलियाँ थी इनकी बात है। नलियों की व्यवस्था। हड़प्पा की अद्वितीय विशेषता ये थी कि वहाँ पर व्यापक नलियों की विशेषता थी, जो अन्य किसी भी समकालीन सभ्यताओं में ऐसा नहीं दिखाई देता। घरों में, प्रत्येक घर में छोटी छोटी नलियाँ होती थी जो घर के पानी को बाहर गली में ले जाती थी, और प्रमुख सड़कों एवं गलियों के साथ 1 से 2 फुट गहरी ईंटों और पत्थरों से ढकी नलियाँ होती थी, और मुख्य नलियों में कचरा छानने की व्यवस्था भी होती थी। तो यहाँ गलियों की व्यवस्था भी अच्छी थी। ये नालियों की अद्भुत व्यवस्था सिंधु घाटी के लोगों की महान सफलताओं में से एक थी। ईंटों की अगर बात करें तो कई मुख्य नगरों का ईंटों का व्यापक पैमाने पर मुख्य नगरों में प्रयोग हुआ है। ये कच्ची ईंटें और पक्की दोनों प्रकार थी। मोहनजोदड़ो में चबूतरों पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा में कच्ची ईंटों की परत पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। कभी कभी ईंटों का ढेर बड़ा बना दिया जाता था, उनके बीच में लकड़ी लगा करके आग लगा दी जाती थी और उन्हें पका भी लिया जाता था। विश्व की समकालीन सभ्यताओं में इतने बड़े पैमाने पर ईंटों का, विशेष तौर से पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें भवन की बात करें तो भवन को भी 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार या अनागार आदि। तो पहला जो आवासीय मकान है, ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो स्थानों में स्थानीय नागरिक निचले नगर में भवन समूह में रहते थे। ये मकान योजनापूर्वक बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान के पीछे खुला आंगन था, चारों तरफ छोटे बड़े कमरे होते थे, और ये बाढ़ व सुरक्षा हेतु मकान ऊंचे चबूतरों पर तथा गहरी नींव के होते थे। मोटी दीवारें और पक्की ईंटें तथा गारे की थी। छतों में लकड़ी था। ईंटों तथा फर्श में भी ईंटों का प्रयोग होता था। घरों में हवा के लिए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान भी बनाए जाते थे। घरों में रसोई घर, शौचालय, स्नानागार भी होते थे। घरों में कुआं भी होता था। कई मकान तो 2 मंजिला थे। इसके बाद विशाल भवन की बात करें तो यहाँ विशाल भवन भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पाकालीन नगरों में। ये विशाल भवन शायद वहाँ के शासक वर्ग या धार्मिक लोगों के हो सकते हैं। पुरोहित गृह एक विशाल भवन भिन्न है मोहनजोदड़ो में, जो 69 बाई 23.5 मीटर है। यह मकान पुरोहितों के निगम या संघ का कार्यालय बताया गया है। सभागार भी एक बड़ा हॉल मिला है मोहनजोदड़ो में, जो 90 बाई 90 का है, यानी 90 फुट लंबा और 90 फुट चौड़ा है। इसकी छत में 20 आयताकार स्तंभ थे, जहाँ 5-5 की 4 लाइनें खड़ी थी स्तंभों की। ये फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। ये किसी धार्मिक या राजनीतिक सभा के लिए शायद इसका प्रयोग होता हो। इसके बाद प्रासाद या महल। मोहनजोदड़ो में प्रथम सड़क से कुछ ही दूरी पर पक्की ईंटों का बना हुआ एक महलनुमा भवन था। इसमें एक विशाल आंगन, कर्मचारियों के रहने के घर और भंडार कक्ष थे। ऐसा मानते थे कि यह मंदिर भी हो सकता है या किसी गवर्नर का आवास भी हो सकता है। फिर विशाल स्नानागार और अन्नागार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में एक विशाल स्नानागार है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा है। यहाँ उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो स्नानागार के तल तक ले जाती थी, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ था। साफ करने के लिए पश्चिमी दीवार तल पर नालियाँ भी बनी हुई थी। विद्वानों का मानना है कि स्नानागार और भवन का धार्मिक समारोह के लिए प्रयोग किया जाता होगा। एक अन्नगार भी मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा 50 बाई 40 मीटर का एक अन्न का भवन मिला है। तो यहाँ अनाज का भंडारण होता होगा, शायद अनाज, कपास या फसलों का यहाँ पर भंडारण करते थे। जलाशय था डायकॉर्ड की अगर कहें तो यह जलाशय धौलीवीरा में एक जलाशय मिला है, जो 80.4 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, 7.5 मीटर गहरा था। ये पानी का स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा। शायद उन दिनों में पानी की कमी होती होगी। नगरों की जनसंख्या कितनी रही होगी सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन फिर भी नगरों के आकार, भवनों की व्यवस्था आदि से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 35,000 हो सकती है। मोहनजोदड़ो में फेयर सर्विस ने भी 41,000 का आकलन किया है। फिर भी हड़प्पा की आबादी 23,000 होने का अनुमान है। इसके बाद हड़प्पा की अगर कला के बारे में बात करें तो यहाँ लेखन कला से भी परिचित थे। यहाँ खुदाई कला में 400 मोहरें मिली हैं।
यहाँ चित्र मिली, लिपि भी मिली है, जो यह लिपि मिस्र में सुमेर के देशों की लिपि से मिलती है। इस लिपि की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है, सुलझने के बाद भी इसके तथ्य सामने आएंगे। यहाँ पशुओं पक्षियों के भी चित्र भी यहाँ पर मिले हैं। बैल एवं सांडों के चित्र के भी नमूने यहाँ पर मिले हैं। यहाँ मूर्ति कला के प्रमाण भी मिले हैं। नरम पत्थरों को काट करके मूर्तियाँ बनाई गई थी। सांड की मूर्ति और शाल ओढ़े हुए योगी की मूर्तियाँ यहाँ पर काफ़ी हैं। यहाँ कोई नगन नर्तकी की सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। वे लोग संगीत एवं नृत्य कला में भी निपुण थे। पक्षियों के पंखों से सीटी बजाने का काम भी लिया जाता था। यहाँ नृत्य मुद्रा में भी एक मूर्ति मिली है, तो इस बात का भी संकेत है कि ये लोग नृत्य कला से भी परिचित थे। हड़प्पा में भवन निर्माण काल की में भी दक्ष थे, क्योंकि जिस आधार पर उन्होंने नगर की योजना, भवनों की योजना बनाई हुई थी, पक्की ईंटों का प्रयोग था। मकानों में सूखी गारा व चूने का प्रयोग जो होता था, ये मकान इनके 2-2, 3-3 मंजिले भी थे। छतों में सतीर, बलियाँ, चटाई का भी प्रयोग होता था। घरों में मकान में कुआं, रसोई, कूड़ादान, स्नानागार, अन्नगार, चबूतरे आदि थे। कई घरों में शौचालयों का भी अंदाज़ा लगा है। गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सभी रास्ते मकान से बाहर की ओर जो जाते थे वो चौड़े रास्ते थे। तो इनसे ये पता चलता है कि इनकी भवन निर्माण कला भी उच्च कोटि की थी, क्योंकि इन्होंने जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया, इनकी समकालीन किसी सभ्यता में और किसी सभ्यता में प्रयोग नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।